हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, पिछले 2 वीडियोस से हम अपनी फास्ट एपीआई प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं और पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको एपीआई से रिलेटेड और फास्ट एपीआई से रिलेटेड जो-जो थ्योरी थी वो आपको मैंने पढ़ाई और आज ये हमारा थ्योरेटिकल लास्ट वीडियो है फास्ट एपीआई का। इसके बाद चौथे वीडियो से हम कोडिंग शुरू करेंगे और प्रैक्टिकल देखेंगे फास्ट एपीआई पे। तो लास्ट वीडियोज़ में हमने पहले वीडियोज़ में पढ़ा था कि एपीआई क्यों क्या होती है, क्यों ये ज़रूरी है, पूरा एंड टू एंड हमने डिस्कस किया। सेकंड वीडियो में हमने देखा कि फास्ट एपीआई क्या है और फास्ट एपीआई जो है कैसे काम करती है। तो गाइज़ थोड़ा-सा मैं रिकैप देता हूँ फास्ट एपीआई का। फास्ट एपीआई बेसिकली 2 लाइब्रेरीज़ पाइथन की हैं, स्टारलेट और पाइडेंटिक, उसको मिला के बनाई गई है। स्टारलेट यूज़ होती है एचटीटीपी फॉर्मेट को पाइथन फ्रेंडली फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए और पेरेंटिक यूज़ होती है डेटा टाइप या डेटा वैलिडेशन के काम में। तो ये 2 चीज़ें मिला के एक फास्ट एपीआई लिखी गई है जो पाइथन में है और ये कैसे काम करती है ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हमारा यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से कैसे हमारी क्लाइंट की रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे आती है एचटीटीपी फॉर्मेट में और ये स्टारलेट जो अ, इंटरफ़ेस है एक वो क्या काम करता है इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को पाइथन फ्रेंडली रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि हमारी जो एपीआई लिखी गई है ये पाइथन को समझती है एचटीटीपी को नहीं समझती है, राइट? तो इसलिए ये जो है एएसजीआई जो है ये पिक्चर में आता है। तो ये सब हमने पिछले वीडियोस में देख लिया था। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है आपको ये बताना कि क्यों हमें फास्ट एपीआई की ज़रूरत पड़ी, जबकि पहले से कई सारे फ्रेमवर्क इस तरह के मौजूद हैं इस काम के लिए। तो गाइज़ 2 चीज़ें हैं जिसके बेस पे मैं आपको बताऊँगा कि फास्ट एपीआई की क्यों ज़रूरत पड़ी। पहला मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि ये हाई परफॉर्मेंस लाइब्रेरी है और सेकंड चीज़ मैंने ये बताई थी कि इसके लिए आपको डेवलपर को बहुत कम कोड लिखना पड़ता है, इसलिए इसकी आउटपुट फास्ट होती है। तो ये 2 बेस पे मैं इसका कंपैरिज़न करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के वीडियो को। तो इसमें मैंने ये कंपेयर किया है कि पहले जो फ्रेमवर्क यूज़ होता था, फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज़ होता था और अब हम यूज़ कर रहे हैं फास्ट एपीआई को, राइट? अब किस बेस पे हम इसको कंपेयर करेंगे? इसकी परफॉर्मेंस के बेस पे। परफॉर्मेंस का मतलब है कि काम करने की स्पीड कि फास्ट कौन है? फ्लास्क तेज़ काम करता है या फास्ट एपीआई तेज़ काम करती है, राइट? तो अब इसको ऐसे समझिए कि ये फ्लास्क जो पूरा फ्रेमवर्क है ये सिंक्रोनस फ्रेमवर्क है और फास्ट एपीआई फ्रेमवर्क है पूरा असिंक्रोनस फ्रेमवर्क है। सिंक्रोनस मीन्स एक टाइम में एक रिक्वेस्ट ये हैंडल करता है और असिंक्रोनस मीन्स ये एक टाइम में मल्टीपल रिक्वेस्ट जो क्लाइंट की हैं उसको हैंडल कर सकता है। अब इसको आप एक रेस्टोरेंट की एनालॉजी समझिए कि क्या होता है कि एक रेस्टोरेंट में एक ही वेटर है, एक ही शेफ़ है। तो कोई क्लाइंट आता है, कोई ऑर्डर देता है, तो वेटर ऑर्डर कलेक्ट करेगा, शेफ़ के पास जाएगा, शेफ़ उस ऑर्डर को प्रिपेयर करेगा और जब वो ऑर्डर प्रिपेयर हो जाएगा तो वापस वेटर उस क्लाइंट को सर्व कर देगा। उसके बाद वो दूसरे क्लाइंट के पास जाएगा। अब सोचो कि रेस्टोरेंट में 4, 5 या 10, 20 अगर आपके क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, तो ये बिज़नेस मॉडल नहीं रहेगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। बाकी सारे क्लाइंट वेट करेंगे कि एक का ऑर्डर पहले बनेगा, सर्व हो जाएगा, उसके बाद दूसरा आएगा। तो इससे स्पीड जो है काम की कम हो जाएगी। ये सिंक्रोनस मॉडल है फ्लास्क की तरह। फ्लास्क भी यही करता है कि यहाँ से रिक्वेस्ट लेता है एक बार में क्लाइंट की, उसको जो है एपीआई के पास लेके जाता है। उसके बाद एपीआई उसका रिस्पॉन्स देती है, तो उसके बाद वापिस ही आता है और क्लाइंट को दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लाइंट की रिक्वेस्ट आता है और ऐसे प्रोसेस आगे करता है। तो आप देख सकते हो कि ये ब्लॉक फॉर्मेट की ब्लॉक बाइज़ ब्लॉक एक के बाद दूसरी रिक्वेस्ट हैंडल हो रही है। तो ये काम की स्पीड इसमें कितनी कितनी हल्की हो जाती है, कितनी कम हो जाती है। इसमें जो वेब सर्वर है वो जी यूनिकॉर्न है जो सिंक्रोनस वेब सर्वर है मीन्स एक टाइम में एट ए टाइम एक ही रिक्वेस्ट हैंडल करता है। ऐसे ही ये जो एसजीआई है उसका नाम है डब्ल्यूएसजीआई, ठीक है?
और ये लिखा गया है वर्क ज्यूग लाइब्रेरी में। इसमें यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ये वर्क ज्यूग लाइब्रेरी पे काम करता है। तो इसमें भी ये एक टाइम में एक ही रिक्वेस्ट लेगा, और लाइक एक ही वेटर है यहाँ पे ये, और यहाँ पे जाएगा एपीआई के पास, और यहाँ भी एपीआई का कोड भी सिंक्रोनस एंड पॉइंट है, सिंक्रोनस कोड लिखा हुआ है कि ये भी एक टाइम में एक ही रिक्वेस्ट हैंडल करेगी। राइट, तो पूरा जो तीनों एलिमेंट है इसके, ये सिंक्रोनस वे में काम करते हैं, एक टाइम में एक ही रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं। ओके, अब फास्ट एपीआई का देखिए, फास्ट एपीआई में 3 एलिमेंट हैं और तीनों ही एसिंक्रोनस वे में काम करते हैं। जैसे यहाँ पे ये यूनिकॉर्न वेब सर्वर है, ये एक टाइम में मल्टीपल रिक्वेस्ट ले सकता है। ऐसी जो ये जो एसजीआई है, मैं इसका बताता हूँ फुल फॉर्म एसजीआई की, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, सर्वर गेटवे इंटरफेस, राइट। तो ये हो गया एएसजीआई, सर्वर गेटवे इंटरफेस है, और इसमें ए लगा दिया तो ए एसिंक्रोनस गेटवे सर्वर गेटवे इंटरफेस हो गया ये। तो ये स्टारलेट लाइब्रेरी भी लिखा हो गया है। तो ये क्या करता है, ये हमारा वेटर है, ये एक बार में कई सारी रिक्वेस्ट लेके जा सकता है। इसमें कई सारे वेटर हैं यहाँ पे, तो वो मल्टीपल रिक्वेस्ट ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो असिंक्रोनस एंड पॉइंट है, यहाँ पे एपीआई कोड लिखा हुआ है, वो भी एक टाइम में कई सारी रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एसिंक और यहाँ पे अवेट, ये 2 यूज़ किए गए हैं। तो इनका यूज़ करने से क्या होता है कि हम एक टाइम में मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं। तो एसिंक अवेट का मतलब यही है, जब ये फंक्शन या इस तरह के सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम में मल्टीपल रिक्वेस्ट ही हैंडल कर सकते हैं। और पैरेलल प्रोसेसिंग जैसे बोलते हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाती है। तो आप सोचो कि अगर एक रेस्टोरेंट में कई सारे वेटर हैं, कई सारे शेफ हैं, तो वहाँ पे काम करने की स्पीड कितनी ज़्यादा हो जाएगी। और यही इंडस्ट्री ग्रेड सॉल्यूशन है। फ्लास्क को नॉर्मली एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री ग्रेड कोई एपीआई बनानी है, तो आपको डेफिनेटली फास्ट एपीआई पे जंप करना पड़ेगा। तो एक चीज़ आपको ये क्लियर हो गई कि क्या क्यों परफॉर्मेंस इशू आता है जो पुरानी एपीआईज लिखी गई हैं उनमें, और जो फास्ट एपीआई है उसमें क्यों परफॉर्मेंस का बेनिफिट हमको मिलता है। तो इसलिए हम फास्ट एपीआई यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस हाई है और काम करने की स्पीड हाई है, मल्टीपल रिक्वेस्ट एक बार में हैंडल करती है ये। तो ज़ाहिर-सी बात है ये आपको इंडस्ट्री ग्रेड सॉल्यूशन देगी, ठीक है? तो ये भी हमने देखा, और साथ में ये तीनों एलिमेंट हैं, तीनों ये जो फ्लास्क के हैं, वो तीनों सिंक्रोनस वे में काम करते हैं, एक टाइम में एक ही रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं। लेकिन फास्ट एपीआई में तीनों एलिमेंट जो है वो असिंक्रोनस वे में काम करते हैं, और मल्टीपल रिक्वेस्ट एक ही टाइम में ये हैंडल करते हैं। ओके, और सेकंड चीज़ हमारी आती है कि जो ये तो हाई परफॉर्मेंस की बात हो गई। सेकंड, हमने जो फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि फास्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इसको डेवलप करना, इसको बढ़ाना, बहुत हम तेज़ फ़ास्ट स्पीड में काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि फ़ास्ट एपीआई काम बहुत तेज़ी से करती है। एक होता है कि फ़ास्ट एपीआई को हम डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत ही फ़ास्ट पेस पे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, बहुत जल्दी इसका कोड लिख सकते हैं। तो उसका कारण ये है कि यहाँ पे सबसे पहले आता है ऑटोमेटिक इनपुट डेटा वैलिडेशन विद पाइडेंटिक। तो पाइडेंटिक में क्या होता है कि अगर हमने पाइडेंटिक में एक मॉडल बना दिया कि हमको डेटा इस फॉर्म में, इस इनपुट फॉर्म में चाहिए, ये डेटा टाइप होना चाहिए, ये डेटा की रेंज है, तो एक बार हमने अगर फंक्शन बना दिया, तो ऑटोमेटिक वो डेटा वैलिडेशन जो है अपने आप होता रहेगा। इसमें यूज़र को बहुत ज़्यादा कुछ करने की, बार-बार इसका कोड लिखने की, डेटा वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रक्चर पाइडेंटिक की हेल्प से डेटा का, उसके बाद ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हैंडल करता है, ऑटोमेटिक डेटा वैलिडेशन होता है, राइट? तो यहाँ पे हमें पाइडेंटिक की वजह से हम बहुत कम कोड में ये काम कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें जो है ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे-जैसे हम एपीआई बनाते जाते हैं, वैसे इसका ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन होता जाता है। कैसे होता है, यहाँ पे स्वैगर करके एक फ्रेमवर्क है, जो यूज़र इंटरफेस यूआई डेवलप करने के काम आता है। और जैसे-जैसे हम कोड लिखते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारा जो है ये, जैसे-जैसे नए-नए एंड पॉइंट बनाते जाएँगे, जैसे-जैसे नई इनपुट हम बनाते जाएँगे, डेटा टाइप डिफाइन करते जाएँगे, वैसे-वैसे ऑटोमेटिक इसका एक डॉक्यूमेंटेशन पेज क्रिएट होता जाएगा। और ये कैसे होगा, मैंने इसको आपको मैं दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। ये हमारा एक जैसे फास्ट एपीआई का है, फास्ट एपीआई स्वैगर एआई।
तो Swagger यही जो यूज़ होता है फास्ट एपीआई में, वो क्या करता है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करता रहता है। जैसे कुछ मेरी रिक्वेस्ट मैंने बनाई, गेट रिक्वेस्ट, राइट? तो इसने यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर दिया। एक मैंने बनाई पुट रिक्वेस्ट, तो इसने इसका एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर दिया, राइट? और सारी चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइटम आईडी, इंटीजर, डेटा टाइप मैंने डिफाइन कर दिया, एक बार यहाँ पे शो कर रहा है ये। मैंने इसको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन द गो ये खुद ही खुद क्रिएट होता जाएगा, राइट? अब ये जो है, जैसे रिक्वेस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है ये 200। तो आप देख सकते हैं कि इन द गो जैसे-जैसे हम कोड लिखते रहेंगे, ये ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन पेज का क्रिएट होता जाएगा। इसको हमें मैन्युअली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमें कुछ कस्टमाइज़ यूआई बनानी है, कुछ कस्टमाइज़ हमें परफॉर्मा देना है, जहाँ पे यूज़र अपना डेटा इनपुट कर सके, तो बात अलग है। लेकिन ये एक ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसको हम डायनामिकली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेटा अपना दे सकते हैं, और यहीं पे इसको अगर हम जो है इसको रन करेंगे, तो यहीं पे ये हमारा आउटपुट दे देगा, पीछे हमारी एपीआई से कम्युनिकेट करके, राइट? तो ये हमारा ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन पेज है। तीसरा है कि इसमें फास्ट एपीआई में कई सारी लाइब्रेरीज़ हैं, कई सारे फ्रेमवर्क हैं, वो इसमें सीमलेसली इंटीग्रेटेड होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमें कंपैटिबिलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम फास्ट एपीआई का अगर एमएल या डीएल डोमेन में यूज़ कर रहे हैं, तो कई सारी जो लाइब्रेरीज़ हैं मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की, मशीन लर्निंग की जैसे हम जानते हैं साइकिट-लर्न है, और डीप लर्निंग में टेंसरफ्लो आती है, पाइटॉर्च आती है। तो ये इन सब लाइब्रेरीज़ का सीमलेस इंटीग्रेशन है फास्ट एपीआई में। प्लस अगर हम किसी डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, तो एसक्यूएल एल्केमी का भी इसके साथ सीमलेस इंटीग्रेशन है। अगर हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को कहीं डिप्लॉय कर रहे हैं, तो डॉकर और कुबरनेटिस का भी इस फास्ट एपीआई में हमको सीमलेस इंटीग्रेशन मिल जाता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कितने सारे फ़ायदे हैं फास्ट एपीआई को यूज़ करने के। एक तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि ये असिंक्रोनस वे में मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल करता है। दूसरा ये है कि इसमें हमको बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। कुछ ऑटोमेटेड हमारा डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो जाता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये कई सारी लाइब्रेरी जो है सीमलेसली अपने साथ इंटीग्रेट करता है, जिससे हमें जो है कंपैटिबिलिटी किसी तरह का इश्यू नहीं आता है कि हम कोई नई लाइब्रेरी लेके आ रहे हैं, तो कंपैटिबिलिटी इश्यू आए। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारी रिज़ॉल्व हो जाती हैं। तो गाइज़, अ, क्या लगता है आपको कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया या नहीं समझा पाया? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ। और ये हमारा तीसरा वीडियो था थ्योरी का, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हम अपना पहला एंड पॉइंट बनाएँगे फास्ट एपीआई की हेल्प से, और देखेंगे कि फास्ट एपीआई कैसे काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डीप डाइव करेंगे फास्ट एपीआई में, और यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है। आप अगर एंड टू एंड पूरा वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट एक बार देख जाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँगी, और आई एश्योर यू कि आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। और आई थिंक 3 वीडियो में जितनी मैंने थ्योरी पढ़ाई है, उसमें आपको अच्छे से, जो बहुत ही बिगिनर है, कुछ नहीं जानता है, थोड़ा बहुत जानता है, उसको अच्छे समझ में आ गया होगा कि एपीआई क्या होती है, और फास्ट एपीआई क्या होती है, क्यों हम फास्ट एपीआई यूज़ करते हैं। तो गाइज़, ये था मेरा ये भी है तीसरा वीडियो थ्योरी का, जिसे मैं अब क्लोज़ करता हूँ। और आप नेक्स्ट वीडियो मेरा प्रैक्टिकल का रहेगा, और ये वीडियो आपको मिल जाए, इसके लिए आप प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड दैट्स इट गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।